हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है जिसका 6, 7, 8 का मैंने आपको करवा दिया। 6, 7, 8 का अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। और हिस्ट्री आप लोग तब देखना जब आप लोग पूरा भूगोल कंप्लीट कर लें, क्योंकि भूगोल तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और भूगोल के बाद जब आप हिस्ट्री देखने आएंगे तो आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि 99% लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लग जाता है ना। तो आप लोग पहले भूगोल देखना, फिर हिस्ट्री देखना, बहुत क्लियरली समझ में आएगा। और 6, 7, 8 का मैंने करवाया है आपको, और ये आज ही आपका 9th का शुरू हो रहा है। तो 9th 10th 5 6 चैप्टर हैं, 5-6 दिन में आपके समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 9th 10th में जो अभी तक हमने 6, 7, 8 का पढ़ा, उसमें आपका ऑल टोटल इंडिया का हिस्ट्री था, इंडियन हिस्ट्री था, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री था। इसके बाद जब हम 9th 10th का पढ़ेंगे तो इधर पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, है ना। 9th 10th का वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, वो भी जो है भारत से संबंधित, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भारत से अलग मिलेगा, मतलब वो दिखाया जाएगा कि इस समय अगर भारत में ये चीज़ चल रही थी तो और कहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध थी उस समय की। चलिए अब आगे देखिए। तो फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो जब पसंद आए तब लाइक करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, है ना। पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसलिए 9th 10th में जो जितना वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया हुआ है। देखिए 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, है ना। सम्राट ने सेना, यहाँ का जो सम्राट था उस समय पे, जो ये समय बताया गया है, बहुत क्रूर टाइप का था, है ना, मतलब अपनी जनता पर ही अत्याचार करता था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। सेना को घुसने का आदेश मतलब गोलाबारी करने का, मारिए आप सेना को, अगर सेना कुछ मतलब कुछ ऐसा सेना इनके अपोजिट खड़ी होगी तो इस चीज़ का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। अफवाह थी, सच था क्या पता। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय लिया। देखिए जब जन सेवा का गठन हुआ है यहाँ पे, और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन घुस गए, है ना। इन्हें हथियार चाहिए थे, सरकारी भवनों में घुस गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तील का किला था, वहां इन्हें पता था कि यहाँ पे हमें गोला बारूद मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए है। इसलिए इन्होंने जो है बास्तील के किले की जेल को तोड़ दिया और कुछ कैदी वहाँ थे उनको छुड़ा लाए। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छूट गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। किनकी? कैदियों की। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण यहाँ पे मतलब सम्राट की बहुत ही निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था ये किला बास्तील का, इसलिए लोगों ने इसको तोड़ दिया, है ना। और लोग बाग इससे बहुत ही घृणा करते थे, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। यानी कुछ जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे उनको अपने घर में इस चीज़ को सजाना था। किस चीज़ को? बास्तील के किले को याद के तौर पर, स्मृति याद होती है तो याद के तौर पर इसको चिन्हित करना था। तो उन लोगों को ये किला बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी देखिए खाने की चीज़ है ना, ब्रेड, और जब इस चीज़ की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था बहुत बड़ी मात्रा में। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। बहुत क्रूर था, कब तक जिंदा रहता, जनता में आक्रोश पैदा हो गया, है ना। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? चलिए आगे देखिए कैसे हुआ। बास्तील का किला है ना, बास्तील का किला दिखाया गया है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरीके का था? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में देखते हैं कि क्या चल रहा था फ्रांस में। अगर आप बात करें 1774 में बुर्बो राजवंश था, और बुर्बो राजवंश का राजा था लुई 16, X10
B5 I1 16। फ्रांस की राजगद्दी पर ये आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। किसकी? लुई की, है ना। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइन से हुआ। एंतोइनेट, ठीक है, बड़े अजीब अजीब नाम, लुई, एंतोइनेट, सुई, गुई, अभी बहुत नाम मिलेंगे आपको ऐसे। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, है ना, पैसा खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। युद्ध चलता आ रहा था तो राजकोष खाली हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। बरसाए जो है फ्रांस का एक बड़ा सा शहर है। बरसाए के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अब राजा है तो भाई शान शौकत तो लगेगी। अब किसी को जाके बता तो सकता नहीं, भाई पैसे ख़त्म हो गए आप दे दो 10,000, ऐसा तो कह नहीं सकता जाके। अपनी शान शौकत, अपना जो है जज्बा, वो उस तरीका कड़कपन का जज्बा रहता है, वो नहीं ख़त्म हो जाएगा। अरे राजा के पास पैसा नहीं है, तो ये फिजूल खर्चा था शान शौकत वाला, है ना। देखिए लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज था। लिब्रे वहाँ की करेंसी थी फ्रांस की, सॉरी अरब, जो अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। पहले से ही कर्ज था और चढ़ गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। मतलब अब इसने क्या किया, कर लगाना स्टार्ट किया लोगों पर, जनता पर। यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बंट गया। स्टेट भी कह सकते हैं आप, या एस्टेट, है ना, एस्टेट बोल दीजिए, इन लोगों ने एस्टेट बोला तो 3 एस्टेट्स में बदल गया। केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण थे जो कर देते थे, बाकी 2 एस्टेट के लोग कर नहीं देते थे। यहाँ पे एस्टेट आपका बना हुआ है, इसको देख लीजिए एक बार। देखिए प्रथम एस्टेट जिसमें पादरी वर्ग के लोग आ रहे थे, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग, ये तो बड़े बड़े लोगों में आ गए, तो ये कर नहीं दिया इन्होंने। अब तीसरे एस्टेट में बड़े व्यवसायी, बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, तो ये लोग भी नहीं देते थे कर, है ना। कर कौन देता था? इन इंडिया कर देते थे ये लोग। कितना, ये तो देखना कि गरीब लोगों से आप कर लेंगे, कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो आप कहाँ से, उसका खून थोड़ी ना चूस लेंगे। तो इनको कर भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता था। किसान कारीगरों से कर लेते थे, छोटे किसान, भूमिहीन, इन सब लोगों से कर लेते थे। तो देखिए क्या है, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थानों के लिए होता था। चित्र 2, ये हमने जो अभी देखा है इसी के बारे में बता रहा है कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूर्वी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जो पूर्व में आबादी थी वहाँ पे 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की बहुत संख्या कम थी। किसान तो थे लेकिन ज़मीन खुद की नहीं थी, मालिकाना खुद का हक नहीं था उन पे, है ना। दूसरे के जो है ज़मीन पर खेती करते थे, लेकिन 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। 60% पर क्या था? कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, मतलब जन्म से ही उनको कुछ अधिकार मिल जाते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। मतलब जब इनका जन्म होगा तो इनको बोल दिया जाता था, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को, कि आपको मतलब उनको जन्म से ही अधिकार था कि इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल करते, मतलब इनका क्या है, अभी आप देखेंगे इनकी एक चीज़ समझ में आई आपको
आपको अगर आई हो तो देखिए इसमें क्या हुआ कि अमीरों को अमीर कर रहे हैं आप, और गरीबों को गरीब। अमीरों के पास पैसा है फिर भी आप उनसे टैक्स वैक्स वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, और गरीबों के पास पैसा नहीं है फिर भी आप उनसे टैक्स ले रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करते जा रहे हैं। ये चीज़ है। वह किसान से सामंती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों में काम का, ये टैक्स ही है। ठीक है, टैक्स ऐसा नहीं है कि पैसा ही देना पड़ेगा आज के जैसे। मतलब किसान है तो वो किसानी का काम कर देगा, काश्तकार है तो टैक्स के रूप में काश्तकार का काम कर देगा, है ना। सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना करने के लिए, ये सब करने के लिए बाध्य थे, ये सब, इन सब कामों के लिए। आगे देखिए, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ये भी लेते थे चर्च वाले लोग, टाइद के रूप में, जो धार्मिक कर था। याद रखना कि टाइद धार्मिक कर था जो चर्च वाले लोग लेते थे किसानों से। कहाँ पे? फ्रांस में थी ये चीज़, टाइद। और देखिए दूसरा है टाइल, जो कि प्रत्यक्ष कर था, है। और ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही पड़ता था, तीसरे एस्टेट के, हैं। और इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। इस चीज़ को गौर करिएगा। अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। छोटी छोटी चीज़ों पर कर था। दांडी यात्रा हमने पढ़ी थी, दांडी मार्च इनका, गांधी जी का दांडी यात्रा पढ़ी थी। किसके लिए गए थे? साबरमती से दांडी तक, दांडी के तट तक। नमक कानून ही तो तोड़ा था इन्होंने। नमक फ्री में नहीं देते थे अंग्रेज हम लोगों को। क्या करते थे? टैक्स लेते थे नमक पे। तो वो दांडी यात्रा करके गांधी जी ने उसी चीज़ को तो तोड़ा था, नमक कानून को। और यहाँ भी वही चीज़ आ रही है कि अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है। नमक कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप छोड़ देंगे। अगर आपको नमक लेना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और नमक तो ज़रूरत की चीज़ है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। पूरा जितना भी वित्तीय मामला था राज्य का, पूरा जनता को ही चुकाना पड़ता था करों के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। आगे देखिए, इधर पे देखिए, वैसे तो मैंने जहाँ तक आपको सारा बता दिया नए शब्दों में, एक बार इसको देख लीजिए। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जितने अरब में मुद्रा चलती थी उसका क्या नाम था? लिब्रे। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है ना। और पादरी चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग कहलाता था। जैसे अभी अब मंदिरों की बात करें तो उनका मंदिर में कौन बैठता है? मंदिर में पंडित लोग बैठते हैं, है ना। तो ये इनका चर्च में जो लोग बैठते हैं उनको पादरी कहते हैं। टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, इसको याद रखना। टाइल और टाइद को, टाइद एक धार्मिक कर है जो चर्च द्वारा वसूला जाता था, और टाइल क्या है? नॉर्मली प्रत्यक्ष कर है जो राज को पहुंचता था सीधे। और यह जो टाइद दिया जाता था यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था, फिक्स नहीं था। जिसकी जैसे मान लीजिए किसी का 1 क्विंटल अनाज हुआ तो उसको 10 किलो देना पड़ेगा, फसल के हिसाब से था। कृषि उपज जिस प्रकार से होगी उसका 10वां भाग आपको टाइद के रूप में कहाँ पे देना होगा? टाइद के रूप में आपको चर्च में देना होगा। टाइद एक धार्मिक कर फ्रांस में चलता था, इस चीज़ को याद रखना बिल्कुल। और टाइल याद रखना, टाइद और टाइल अलग अलग हैं। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, डायरेक्ट राज्य को दिया जाता था। आगे देखिए फोटो बनी हुई है, तो इसको तो हम क्यों पढ़ेंगे? जीने का संघर्ष। तो उस समय पे लोग बाग जी कैसे रहे थे? फ्रांस की क्रांति के समय पर फ्रांस में उन पर अत्याचार क्या हो रहे थे? जीने में समस्या क्या आ रही थी? क्योंकि आपने देखा अभी कि जो वहाँ का सम्राट था वो बहुत क्रूर था, हद्दई, है ना, मतलब हद से ज़्यादा। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ बढ़ी। अब ये जनता बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? क्या होगा? खाने के लिए भी तो चाहिए आप लोगों को। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना, यूपी में बुंदेलखंड एरिया से आप लोग कितने लोग हैं, है ना। कमेंट करना आप लोग कि आप लोग बुंदेलखंड से, और बताना कि किस जगह से हैं। झांसी, महोबा, राठ, उरई, बताना आप लोग कितने लोग हैं बुंदेलखंड एरिया से, है ना। मेरा ज़िला जो है महोबा है, मैं महोबा ज़िले से आती हूँ। राठ, हमीरपुर ज़िला महोबा से लगा हुआ, बांदा। तो बताना आप लोग आसपास से कितने लोग हैं। मैं महोबा से हूँ, है ना। चलिए देखिए आगे।
अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। कई लोगों ने मैसेज किया भी है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें जो है बुंदेलखंडी टोन आती है। तो भाई बुंदेलखंड से हूँ तो बुंदेलखंडी टोन तो आएगी लैंग्वेज में, नॉर्मल बात है। चलिए अब देखिए आगे। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य रोटी, देखिए खाने के लिए जो था पाव रोटी था, और इसकी कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और ज़रूरत भी बढ़ रही थी क्योंकि जनता बढ़ चुकी थी। और देखिए खाने का क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि आपके ने आज खा लिया तो आप अब बहुत टाइम के लिए पेट आपका भर गया। खाने के लिए आपको कम से कम एक दिन में 3 टाइम खाना चाहिए, है कि नहीं? तो ज़रूरत तो बढ़ेगी और इसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। आप अपने मुँह से, जैसे आज के ज़माने में आप आज के टाइम पे आप कारीगर को बुलाएं, बोल दीजिए हम 500 नहीं, काम ही नहीं करेंगे आपका, 1000 चाहिए। इस टाइप से लोग बाग बोलते हैं, है ना, कि जितना उनको चाहिए उतना पैसा आपको देना होगा वरना वो आपका काम नहीं करेंगे। उस समय पे क्या था कि मजबूरन आपको काम करना होता था और इन्होंने क्या बता रखा है कि मालिक तय करते थे, आप मजदूरी करेंगे और मालिक का भाई जितना मन होगा वो देगा पैसा, ये चीज़ रहती थी। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी मालिक अपने हिसाब से देता था और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। यानी अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब इंसान को पाव रोटी खाने तक के लिए पैसा नहीं था। ये चीज़ हो रही थी, अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी हो रही थी। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, आते रहते थे। तो देखिए ये क्या है, जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने की न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए। यानी आपको जो पाव रोटी चाहिए खाने के लिए, खाना चाहिए थोड़ा सा खाने के लिए, पेट भरने के लिए, वो भी आपको ना मिले, तो होती है जीविका संकट। अनाज तो अनाम, अनाम, जिसका नाम मालूम ही ना हो हमें उसको अनाम कहेंगे। अनाम, एनाम भी बोल सकते हैं, अनाम भी बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की है इन्होंने, इमेजिनेशन। आगे देखिए, उभरते मध्य वर्ग पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरी एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी व्यापार किया। ऊनी और रेशमी वस्त्रों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। निर्यात यानी ऊनी और रेशमी वस्त्र जो बने हैं या तो उसको दूसरे देशों में बेच दिया जाता था या फिर समाज के जो बड़े बड़े लोग थे वो उस चीज़ को खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। देखा था नाम नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े बड़े थे तीसरे एस्टेट में। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सही बात है, इन लोगों की बुद्धि खुली हुई थी, बाकी सब लोगों की नष्ट थी, भ्रष्ट थी। ऐसा कहीं होता है कि आप जन्म से आप बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, अब आप तो टैक्स ही नहीं दे रहे, तो भाई आप बड़े हैं फिर भी टैक्स नहीं दे रहे हो, गरीबों से टैक्स वसूला जा रहा है। ये तो गलत बात है ना। ये कोई तरीका थोड़ी है कि जन्म से ही आपको क्या किया जाता है, टैक्स फ्री कर दिया जाता है। गलत चीज़ है बिल्कुल। तो ये जो पढ़े लिखे थे समाज के लोग, इनके दिमाग में चीज़ चढ़ गई। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, जन्म से नहीं बल्कि योग्यता से। स्वतंत्रता समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। तो रूसो दार्शनिक था। आगे देखिए, अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट इसकी बुक थी एक, लॉक की। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता एवं उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में
13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहसें हुई, यानी जो दार्शनिकों ने बोला उस चीज़ पर बैठ के हुई, है ना। और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उसे समझ सकें, पुस्तकों को और अखबार में जो चीज़ लिखी हुई है। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चा को राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा बड़ा उठा था। अब कर लो और जो आपका पूरा कंट्री है पूरे कंट्री से लो। इधर क्या था, किसानों वगैरह मतलब जो छोटे लोग थे उन पर ही कर लगा दिया जाता था, बाकी बड़े लोगों से कर लिया नहीं जाता था। तो इस चीज़ में लोग बागों को गुस्सा फूटा। अब इसमें दिया हुआ है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। चलिए आगे देखिएगा। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए। क्या आप सोच सकते हैं किन कारणों से? इन कारणों से ही तो बढ़ा है, क्योंकि पैसा तो उसके पास बचा नहीं था, राज को जो खाली हो चुका था, पैसा चाहिए था, तो कर व्यवस्था शुरू कर दी। आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब कर लगाना है तो क्या करना पड़ता था, जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, एस्टेट जनरल। इसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, है ना। उनके नियम कायदे कानून थी। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। कब? 1614 में। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब अंतिम बैठक तो यही हो गई, यानी ये आई नहीं होगी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 383 प्रतिनिधि भेजे थे। क्या हुआ था, पहले और दूसरे एस्टेट से 300 प्रतिनिधि आए थे, जो आमने सामने की कतारों पर बिठाए गए थे। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि आए थे, उनके पीछे खड़े किए गए थे। आई बात समझ? ऐसे ऐसे करके 300 इस साइड बैठे, है ना, ऐसे ऐसे करके 300 इस साइड बैठे, और जो 300 इस साइड बैठ गए, 300 इस साइड बैठ गए, और जो 600 थर्ड एस्टेट से आए थे उन लोगों को इनके पीछे खड़ा किया गया। ये पंक्ति के रूप में उन लोगों को इनके पीछे खड़ा किया गया। चलिए आगे देखिएगा। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहा था। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों व मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। आगे देखिए, एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। एक वर्ग को एक मत। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। सही बात है, हर इंसान मत देगा तो वो लोकतंत्र का सिद्धांत हो गया ये चीज़। और ये चीज़ तीसरे एस्टेट के लोगों ने लुई 16वें से बोला, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। आप कर लीजिए, आप सभा, हमें नहीं करनी, सीधी सी बात है। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। कौन से? तीसरे एस्टेट के। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडो टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वर्साय पहुंचे ये लोग 20 तारीख को। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये लोग इस चीज़ पे बैठ गए। उनका नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आबे सीए, ये 2 लोग थे जो इस सभा का नेतृत्व कर रहे थे। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था।
उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आवेसी मूलतः पादरी था। ये तो कुलीन परिवार में जन्मा था। और आवेसी कैसा था? आवेसी कहाँ गया? आवेसी कहाँ गया? ये रहा। आवेसी मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक लिखी गई। अच्छा, आवेसी ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था तीसरा एस्टेट क्या है। कभी कभी लाइन मतलब दिमाग से खाली रहती कि मतलब ये लिखा क्या है, नहीं आता जल्दी से याद। चलिए देखिए आगे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। संसद कह दें आप तो जो संसद थी वो संविधान का ढांचा तैयार कर रही थी और उस समय तक फ्रांस में आंदोलन बहुत ऊपर तक आ चुके थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मर गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। क्या करें भाई, खाने को तो मिल ही नहीं रहा है, घंटों वेट कर रहे, तब इंसान कहाँ तक शांत रहे। तो औरतों ने जो है इस पर वार कर दिया बेकरी की दुकान पर। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया बास्तील के किले को। अब बताइए, आपने सेना भेज दी, खाने के लिए इंतजाम नहीं है जनता को, तो जनता गुस्साएगी नहीं? क्या करेगी, है ना। देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करके निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। जो छोटे छोटे किले थे गांव में उन पर आक्रमण कर दिया गया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया, राख कर दिया। अब क्या कर लेंगे आप। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत से तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपने विरोधी अब इधर पे देखिए, अपनी विरोधी प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि यह भी मान लिया जाए कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। मांग माननी पड़ेगी, जनता जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ मांग माननी पड़ती है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। क्या किया? इसका उन्मूलन हो गया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकार को छोड़ देने के लिए व्यवस्था किया गया। मतलब अब जैसा जनता कह रही थी, हल्की हल्की चीज़ें वैसे ही चलने स्टार्ट हो गई थी। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। जो चर्च को भूमि दी गई थी वो जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। 20 अरब लिब्रे मतलब क्या होता है? लिब्रे मतलब होता है यहाँ की फ्रांस की मुद्रा। देखिए, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र यानी ये संविधान के हिसाब से चलने लगा। अभी देखिए, लोकतंत्र नहीं आया यहाँ पे, संविधान तो है लेकिन राजतंत्र ही है। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। सम्राट अपने हिसाब से शक्तियाँ चलाता था, उसको फिक्र नहीं थी किसको क्या चीज़ बुरी लग रही है, जनता परेशान है कि क्या है, वो खुद से चलाता था चीज़ें। इसलिए सम्राट की शक्तियों को नियंत्रण में ले लिया। संविधान का प्रारूप तैयार हो गया। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित हो गई, हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र नंबर 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये रही, देख लीजिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 1791 में एक कानून आया जिसने संविधान बनाने का किसको अधिकार सौंपा? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। पहले मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट असेंबली के सदस्य का चुनाव नागरिकों द्वारा नहीं होता था। आप क्या करेंगे? पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह बनेंगे,
उनको चुन के करेंगे। फिर ये पुनः ये जो निर्वाचक सदस्य हैं ये क्या करते थे, असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। बताइए, मतलब घर के आधार पर आप मतदान देने के लिए लोगों को अलाउ करेंगे, वरना करेंगे नहीं। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो इधर पे देखिए निष्क्रिय और सक्रिय सदस्य। आगे देखिए हो गया आपका। इधर पे देखिए संविधान था जो पुरुष एक नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अपहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। आगे देखिए, तो ये कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, जब पढ़ लेना इनको। जैसे टूटी हुई जंजीर दी हुई है ना। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर दिया हुआ है। जैसे टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी इनकी आज़ादी का प्रतीक है। गट्ठर देखिए, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, ये एकता का प्रतीक है, एकता में ही बल है। तो इसी प्रकार से काफ़ी दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग एक बार, पढ़ लेना आप लोग इस चीज़ों को एक बार, है ना। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब यहाँ पे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होने लगी, राजतंत्र यहाँ से खत्म किया गया। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा, प्रसा जगह होगी एक, प्रसा के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। किसकी? लुई की, है ना। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। बहुत भयानक घटनाएं हो रही थी फ्रांस में, तो आसपास के शासक भी चिंतित हो चुके थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बताइए, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया से युद्ध हो गया। प्रांत से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अब देखिए, युद्ध होगा तो सैनिक चाहिए तो सेना में भर्ती होने लगे लोग बाग। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने होंठों पर देशभक्ति से जो तराने थे, उनके होंठों पर जो देशभक्ति के तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लायल द्वारा रचित मार्शले भी थी। तो ये किताबें दी हुई हैं उन लोगों की लिखी हुई, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस के लिए कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया और अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है मार्शले। ये चीज़ याद रख लेना कि अब फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्शले। तो ये याद रख लेना कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्शले। इसको देखिए एक बार, ये इस प्रकार से ऐसा दिख रहा है, कलर ही ठीक है। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ गई। युद्ध में लोग बाग चले गए, पहली बात तो जिंदा नहीं आएंगे, है ना, 90% लोग वहीं पे मर जाएंगे। और दूसरी बात, अब आप उनका वेट मत कीजिए। और तीसरी बात, अब आपको घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी, तो औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आबादी के बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। जो 1791 में फ्रांस का संविधान बना वो कैसा था? 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जेकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीति समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियां और मांगों के बारे में जानेंगे, तो जान लेंगे, आगे देखिए, जब आएगा तब जान लेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे।
इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूते बनाने वाले थे, प्रेस्टी बनाने वाले थे, घड़ी साज वाले थे, छपाई वाले थे, नौकर दिहाड़ी वाले थे, यानी नीचे लोग थे, कम पैसे वाले गरीब लोग थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनो के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्त के लिए जाने, पता नहीं मतलब क्या लेना देना भाई, कौन क्या पहनता, हटाइए, इसको पढ़ लेना आप लोग। कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित सामूहिक इमारत। अब आगे भी वही चीज़ें दी हुई हैं कुछ इसमें। चल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी आपको, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। इधर पे आतंक राज आया, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। आतंक राज्य क्या रहा, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं पूरा आपको दिखा दे रही हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो ये इस चीज़ को भी देख लेना, किस तरीके से महिलाएं क्या करती थीं, क्या मतलब कौन सा बिजनेस करती थीं, कहाँ कहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति थी, कहाँ पर नहीं की जाती थी, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज मैं पढ़ा देती आपको, लेकिन आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, सिर एकदम चकरा रहा है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई मतलब नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, और कोई मतलब नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर में आपको अलग से दूसरे वीडियो में कराऊँ। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। दास प्रथा का उन्मूलन, तो देखिए दास प्रथा ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दासों को बेचा जाता था, वो वाली दास प्रथा इधर पे दिखाई गई है, पढ़ लेना इसको पूरा आप लोग, है ना। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी, तो किस प्रकार से क्रांति चल रही थी और किस प्रकार से जो रोजाना की ज़िंदगी थी वो हमारी चल रही थी। तो आपका इधर पे चैप्टर समाप्त है लगभग, पढ़ लेना इसको एक बार पूरा, सारांश देख लीजिए क्या रहा। इधर पर चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर है। अब देखिए सेकंड चैप्टर, आगे से जो भी चैप्टर आएंगे मैं आपको पूरे पढ़ाऊंगी, है ना, पूरे पढ़ाऊंगी। और ये चैप्टर मैंने आपका करवा दिया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से। अब आज हम दूसरा चैप्टर भी नहीं करेंगे, कल करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।